नमस्कार, मैं हूं खान। दिन की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चोरीशुदा 16 बाइक बरामद, 2 युवक गिरफ्तार। टाउन पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 3 जनों ने बालक के साथ कुकर्म कर बनाया वीडियो, चौथे दिन किया वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मामला, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 बालक दस्तयाब। पुलिस थाना घेरा, प्रभारी पर मिलीभगत के लगाए आरोप। रिलायंस कंपनी प्रतिनिधि को सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम में जबरन प्रवेश दिलाने का मामला। महाराणा प्रताप चौक बनाने की उठी मांग, नगर परिषद सभापति से मिलेंगे श्री ओम पन्ना टाइगर फोर्स सदस्य। अब खबरें विस्तार से। टाउन पुलिस ने शुक्रवार को बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरीशुदा 16 बाइक बरामद की हैं। आरोपियों ने बरामद बाइक अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराने की बात भी स्वीकारी है। शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने एसपी कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। एसपी जैन ने बताया कि बीकानेर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार की ओर से 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को ट्रेस आउट करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में एएसपी जसाराम बोस व आरपीएस प्रशांत कौशिक के निकटतम सुपरविजन में टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण के नेतृत्व में थाना की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने मानवीय सूचना व तकनीकी सहायता से मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर प्रीतम सिंह उर्फ प्रीति निवासी श्रीनगर पीएस टाउन व कुलदीप सिंह उर्फ संदीप सिंह निवासी गंगागढ़ पीएस टाउन को गिरफ्तार किया है। इन्हें टाउन थाना में दर्ज मुकदमों में गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराई गई कुल 16 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। आरोपियों से अन्य चोरियों के संबंध में पूछताछ व गहनता से अनुसंधान जारी है। टाउन पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर कुलदीप सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया, जबकि दूसरे आरोपी प्रीतम सिंह का पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया है। पकड़े गए आरोपी नशा करने के आदी बताए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में मुख्य भूमिका हेड कांस्टेबल राम कुमार सोनी, नरेश कुमार व कांस्टेबल राकेश रामाणा की रही। पुलिस टीम में थाना प्रभारी दिनेश सारण व कांस्टेबल योगेंद्र कुमार शामिल थे। चोरी की जो निरंतर वारदातें हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। सीओ हनुमानगढ़ उनके नेतृत्व में एसएचओ टाउन श्री दिनेश सारण उनके नेतृत्व में एक टीम जिसमें कि श्री राजकुमार सोनी हेड कांस्टेबल, नरेश कुमार हेड कांस्टेबल, राकेश रमाना कांस्टेबल, योगेंद्र कुमार कांस्टेबल, पूरी टीम ने विशेष प्रयास करते हुए 2 मुलजिमों को पकड़ने में 2 व्यक्तियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। प्रीतम सिंह उर्फ प्रीति जो श्रीनगर हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के रहने वाले हैं और कुलदीप सिंह और पूरी सूचनाएं पुलिस द्वारा कलेक्ट की गई। उसमें पुलिस को 16 मोटरसाइकिल जो कि चोरी की होने की जानकारी आई है रिकवर करने में सफलता प्राप्त की है। ये मोटरसाइकिल कुछ मुकदमे हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के हैं, इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्र की भी ये मोटरसाइकिलें हैं। तो शीघ्र ही इसमें पता लगाकर और भी अन्य कोई भी वाहन चोरी के या कोई और इनसे जुड़े हुए अन्य लोग हैं उनके बारे में भी सूचना लगाकर आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। दलित बालक के साथ 3 जनों की ओर से कुकर्म कर वीडियो बनाने व चौथे की ओर से वीडियो वायरल करने का सनसनीखेज व शर्मनाक मामला भी सामने आया है। इस संबंध में जंगियम पुलिस थाना में 4 जनों के खिलाफ कुकर्म, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। हालांकि घटना करीब 1 पखवाड़ा पुरानी बताई जा रही है। अब परिजनों ने वायरल वीडियो देखा तो इस घटना का पता चला और थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले का खुलासा कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका 15 वर्षीय भतीजा करीब 15 दिन पहले जंक्शन के रिको एरिया स्थित एक फैक्ट्री में किसी कार्य से गया था। फैक्ट्री में उसे रवि निवासी नई खुंजा सहित 3 जने मिले। तीनों ने उसके भतीजे को पकड़ लिया और डरा धमकाकर शौचालय में ले गए और कुकर्म किया। साथ ही मोबाइल फोन में घटना का वीडियो बना लिया। धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद नई खुंजा के ही एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। परिवादी के अनुसार उसके भतीजे ने घर आकर इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। गुरुवार को उसने किसी के मोबाइल फोन से इस वीडियो को देखा तो इस घटना का पता चला। पुलिस ने पीड़ित बालक के चाचा की रिपोर्ट पर रवि शाक्य निवासी नई खुंजा सहित 4 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक ने शुरू कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित बालक का मेडिकल परीक्षण करवाया। शुक्रवार दोपहर को प्रेस वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने एसपी कार्यालय के सभागार में इस मामले का खुलासा कर दिया। एसपी जैन ने बताया कि इस मामले में त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि कुमार निवासी वार्ड नंबर 4 नई खुंजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही विधि से संघर्षरत 3 बालकों को निरुद्ध किया गया है।
प्रेस वार्ता में सीओ प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई व टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण भी मौजूद थे। कल एक हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में एक प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें कि एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी। लगभग 15 दिन पूर्व ये वारदात किया जाना सामने आया था। उसमें बाद में एक वीडियो भी बनाया गया जिसको कि कल रिपोर्ट हुई कि वो वीडियो वायरल हुआ है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए, वारदात की गंभीरता को देखते हुए इमीडिएट रूप से प्रकरण दर्ज किया गया एसएचओ जंक्शन के द्वारा और सीओ हनुमानगढ़ श्री प्रशांत कौशिक जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों के संयुक्त प्रयास से पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की भूमिका सामने आई, जिसमें मुख्य अभियुक्त रवि शाक्य है जो खुंजा क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। आज 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा इस वीडियो को बनाने वाले और उस घटनाक्रम में अन्य 2 लोग और उपस्थित थे, उनको भी पुलिस ने, क्योंकि तीनों व्यक्ति नाबालिग हैं तो उनको निरुद्ध किया गया है, तीनों बालकों को, और आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। ठेके पर दिए गए सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम में किसानों व मजदूरों के विरोध के बावजूद रिलायंस कंपनी के प्रतिनिधियों को पुलिस की ओर से जबरन प्रवेश दिलाने के खिलाफ शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ ने जंक्शन पुलिस थाना का घेराव किया। किसान कार्यकर्ताओं ने जंक्शन थाना प्रभारी पर रिलायंस कंपनी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। घेराव प्रदर्शन के दौरान गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ किसानों व मजदूरों की जोर आजमाइश हुई। आंदोलनकारियों ने गेट खोलकर थाना में घुसने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इससे पहले किसान मजदूर रिको क्षेत्र से सेंट्रल वेयर हाउस द्वितीय की समक्ष जारी पड़ाव स्थल से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना के समक्ष पहुंचे। थाना के समक्ष हुई सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता रामेश्वर वर्मा ने आरोप लगाया कि रिलायंस कंपनी ने ठेके पर लिए गए गोदाम को उनके हाथ से न जाने देने के लिए जंक्शन थाना प्रभारी को मोटी रकम दी है। इसी के चलते ठेके पर देने के विरोध में रिको क्षेत्र स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम के समक्ष पड़ाव डालकर बैठे किसानों व मजदूरों ने गुरुवार को जब रिलायंस कंपनी के मजदूरों को गोदाम में घुसने नहीं दिया तो वहां मौजूद थाना प्रभारी ने आंदोलनकारियों के साथ जोर जबरदस्ती व गाली गलौज कर कंपनी के दोनों मजदूरों को गोदाम में प्रवेश दिला दिया। वर्मा ने कहा कि तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का करीब 1 साल से आंदोलन जारी है। अंबानी अडानी के संसाधनों व निजीकरण के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है। अंबानी की कंपनी के मॉल बंद है, टोल बंद है। किसान मोर्चे का आह्वान है कि रिलायंस कंपनी के और अंबानी की कंपनी के तमाम संसाधन हैं उनका विरोध करें। इसी कदर में उनके मॉल बंद किए हुए हैं, उनके पेट्रोल पंप बंद किए हुए हैं और उनका जहाँ भी जो संस्थान है उसका विरोध कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे यहाँ जो वेयर हाउस है, पूरे देश में जो सरकार ने वेयर हाउस बनाए हैं वो किसानों की फसलों के लिए। वो व्यापारी भी अपनी फसल रखता है, सरकार भी खरीद के अपनी फसल रखता है। परंतु अब जो है अंबानी ने हनुमानगढ़ के अंदर गोडाउन लिए हैं, पूरे राजस्थान के गोडाउन का सर्वे हो चुका है और वो गोडाउन ये कॉर्पोरेट घराने ले रहे हैं। उसके बाद किसान की फसल कहाँ रखी जाएगी, फसल की खरीद कैसे होगी, इसके खिलाफ किसान मोर्चे ने कहा कि इनका विरोध किया जाए। इसीलिए हमने यहाँ रिलायंस कंपनी का जो मॉल में वो दिए गोदाम उनका विरोध कर रहे हैं, उनका काम बंद कर रहे हैं। यहाँ के सीआई को नए आए, उन्होंने कोई उनके साथ सेटलमेंट किए, उनको कोई 2 रुपये दिए हैं और उन्होंने जाकर के कल बड़ी बदतमीजी के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे जो मजदूर बैठे थे उनकी बेइज्जती करी और वहाँ रिलायंस कंपनी के कर्मचारियों को अंदर भेजा। हम इसके खिलाफ चेतावनी देने के लिए आए हैं। कृषि भूमि में जबरन जल मार्ग स्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए 5 जनों से जल संसाधन विभाग के कार्यालय समक्ष कर्मी अनशन कर रहे 23 एचएमएच के किसानों ने शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर विभाग के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। एक्सियन रामहंस सैनी ने से हुई वार्ता किसान प्रतिनिधियों ने आदेश निरस्त नहीं करने पर 2 नवंबर को दोबारा प्रदर्शन करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी थी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद रामहंसनी मुर्दाबाद 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 बिकाऊ एक्शन मुर्दाबाद 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 बिकाऊ एक्शन होश में आओ होश में आओ होश में आओ रामहंसनी होश में आओ होश में आओ। कर्मी अनशन कर रहे जसवंत सिंह ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिशासी अभियंता रामहंस ने बिना कार्यालय रिकॉर्ड का अवलोकन किए उन किसानों के राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना मौके से 41.25 फीट जगह सड़क को छोड़कर उनकी कृषि भूमि जिसमें कोई जल मार्ग स्वीकृत नहीं है जबरन जल मार्ग के लिए भूमि खुदवाने की विधि विरुद्ध आदेश जारी कर दिए। उन्होंने अब अपनी भूमि में जल मार्ग किन किन किलो में स्वीकृत है कि अधिशासी अभियंता से जानकारी मांगी तो उन्होंने बिना तस्दीक दिए बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किए गलत तरीके से उनकी खातेदारी जमीन में राजस्व विभाग से पैमाइश करवाए बगैर गलत आदेश पारित कर
अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उनके रकबा में नया जलमार्ग खुदवाने के आदेश दे दिए, जबकि उनकी अधिकांश भूमि में सड़क व रास्ता एक ही मुरब्बा में स्वीकृत है। उनकी कृषि भूमि के बीचों बीच यदि जलमार्ग विधि विरुद्ध तरीके से जबरन खुदवाया जाता है तो उनकी खातेदारी भूमि नहीं बचेगी। इसलिए उनके खातेदारी भूमि छोड़कर शेष जगह में जलमार्ग बनवाया जाए। साथ ही खातेदारी भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है की पैमाइश करवाकर पूरी की जाए। हमारे एक्सिन साहब ने निजायज खड़ा पास कर दिया, उसके खिलाफ हम धरने पर बैठे हैं। जितनी देर ये इसको कैंसिल नहीं करते तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसको कैंसिल करवाकर इसको हमारे लिखित रूप में देगा, उतनी देर तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आज जो इरिगेशन के अफसर हैं राजहंसी, जिन्होंने एक गलत फैसला किया है, एक काश्तकार की इसमें खेत जा रहा है उसका सुन नहीं रहा है ये, और दबाव में आकर ये काम कर रहा है। एक मोगे से दो निकाल रहा है और बगैर पैमाइश के दो खाड़े बगैर पैमाइश के आदेश कर रहा है। निशान लगा दिए खाड़े के, ज़मीन जा रही है। पहले ही सड़क द्वारा इनकी 10 फुट की जगह इनकी ले ली गई है, आप कर ली गई है। अब जो 1967 में जो खाड़ा चल रहा था उसको बदल कर अब नया बनाने की बात कर रहे हैं। इससे हमारे इन काश्तकार साथियों की ज़मीनें जा रही है। इसके खिलाफ हमने अभी प्रदर्शन किया है और उनको कहा है कि मंगलवार तक जो आपका फैसला है ये गलत किया है, सारे तथ्यों की आप जांच कीजिए, जांच करके इसके अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, नहीं तो मंगलवार तक आपके पास समय है, बुधवार को हम आपको घेरने का काम करेंगे। जंक्शन के दूध स्कूल की ओर से जिला क्लब के बैडमिंटन हॉल में आयोजित करवाई गई 26वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को समारोहपूर्वक हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, गुरमीत सिंह, पार्षद भगवानी गौरी थे। मुख्य अतिथि भूपेंद्र चौधरी ने प्रतियोगिता के संयोजक दूध चिल्ड्रन अकेडमी के सफल आयोजन की प्रशंसा करते हुए खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। छब्बीसवीं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 26 तारीख से आरंभ हुई थी और आज 29 तारीख को उसका समापन हो गया है। और आज एक जो सबसे फर्स्ट टीम आई है या फर्स्ट बच्चा स्कॉलर जीता है वो मनीष चौधरी है एनपीएस स्कूल का, और उसके जो बच्चा सेकंड रहा है उसमें वो वीएम स्कूल टाउन का है। तो अच्छा सबका सहयोग रहा और हमने भी कोशिश करी। पूरे ज़िले के छात्र छात्राएँ 17-19 वर्षीय बच्चे आए थे, बच्चों में बहुत उत्साह था और बहुत अच्छा बैडमिंटन का अपना ये जो हॉल है ये सबसे अच्छा है। हमें कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आई। गवर्नमेंट स्कूलों के जितने पीटीआई थे उन लोगों ने खूब कोऑपरेशन किया। ये अभी 26 हमारी डिस्ट्रिक्ट की टूर्नामेंट हुई थी जो कि बहुत अच्छी गई है। सबने बहुत अच्छा मतलब खेला भी था, बट कुछ लोग हार गए हैं तो उनको भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। बट ये इस चीज़ की खुशी है कि इस बार टीम अच्छी जाएगी हमारी, गर्ल्स की भी बॉयज़ की भी, अंडर 17, 19 की। तो उन सभी को मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब बॉयज़ का टूर्नामेंट होगा, स्टेट 15 से स्टार्ट होंगे गर्ल्स बॉयज़ के, हमारा दौसा में होगा। तो यही है कि गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों की टीम अच्छी जाए और वहाँ पे भी हम नेशनल में भी अच्छा करके आएँ। मैं यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बनी हूँ अंडर 19 की, और हमारी टीम फर्स्ट आई है गुड डिफेंस। यहाँ पे बैडमिंटन स्कूल गेम्स चल रहे थे जो कि 26 से लेकर 29 तक चले, और यहाँ पे अंडर 17 और 19 बॉयज़ गर्ल्स दोनों के हुए थे। और अंडर 19 में मैं जीता रहा हूँ। मेरा नाम मनीष चौधरी एंड स्कूल से हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छी मैनेजमेंट थी और आराम से टूर्नामेंट जीतने के बाद हम चित्तौड़गढ़ खेलेंगे अगले महीने 15 से 20 तक टूर्नामेंट। जंक्शन की अग्रवाल समाज समिति ने एक नई पहल करते हुए समाज के लोगों के लिए अग्रोहा धाम व तारा कुटिया बस यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। बस यात्रा के दौरान खाना व नाश्ते की व्यवस्था भी समिति की ओर से की गई है। वातानुकूलित 56 सीटों वाली बस के जरिए अग्रोहा धाम व तारा कुटिया की यात्रा के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित किए गए हैं। अग्रोहा धाम व तारा कुटिया के लिए 7 नवंबर को सुबह 6 बजे बस रवाना होगी, जो शाम को वापस रवाना होगी। अग्रवाल समाज समिति
हनुमानगढ़ जंक्शन की अनूठी पहल। हम अग्रोहा धाम के लिए अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा महाराजा अग्रसेन भवन से 7 नवंबर को तीर्थ यात्रा के लिए एक बस लेकर जा रहे हैं। हमारा मकसद हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन शहर के जो लोग कभी अग्रोहा धाम नहीं गए थे उनको दर्शन कराने का हमारा ये मकसद है। उसका सिर्फ 500 रुपये खर्चा है, आने का, जाने का, खाने का और नाश्ते का। ये किस तरह लोग संपर्क करें आपसे? वो 31 अक्टूबर सुबह 9 बजे से महाराजा अग्रसेन भवन में बुकिंग चालू होगी। पहले आओ, पहले के आधार पर नंबर लगेंगे। कितनी सीटें होंगी इसमें? 56 सीटों वाली बस है। बस एयर कंडीशन है, हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराएंगे। सिर्फ एक बार है या आगे भी इस तरह के? आगे भी जैसे हमें इसका रिजल्ट क्या मिलता है उसके आधार पर आगे भी ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन स्थित श्रमिक कल्याण केंद्र जलदाय विभाग में शुक्रवार को राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की ओर से नवनियुक्त प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय पारिक और जिलाध्यक्ष फूलचंद जिनागल का सम्मान किया गया। इस दौरान अधिशासी अभियंता दिनेश कोकणा व संघ संरक्षक साधुराम की ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अन्य अधिकारियों, मंत्रालय कर्मचारियों और तकनीकी कर्मचारियों की ओर से प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिला का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की ओर से स्थानीय स्तर पर राजनीति में अपना काम देखते रहे श्री विजय जी पारिक और फूलचंद जी को, दोनों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज का समारोह रखा गया था। चूँकि विजय जी पारिक लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे और एक बहुत लंबा जीवन जो है उन्होंने लंबा समय निकाला है कर्मचारियों की मांगों के प्रयास में, और जयपुर भाग कर दौड़ कर सरकार के सामने हमारी मांगे रखते रहे हैं। उसी के संघर्ष का ये नतीजा है कि हमारे वरिष्ठ प्रदेश के जो है वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने इनकी सेवाओं को देखते हुए राज्य स्तर की कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के ऊपर मनोनीत किया था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में इनके सम्मान का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, ताकि कर्मचारी और श्री विजय जी पारिक और फूलचंद जी का हौसला जो है वो बुलंद रहे और भविष्य में भी इसी तरह से कर्मचारियों की मांगों के लिए संघर्ष करते रहे। पूर्वांचल वासियों के प्रमुख त्योहार छठ पर्व के दृष्टिगत नहर की साफ सफाई करवाने और लाइटिंग की व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर मिथिला सेवा समिति सदस्यों ने नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल को ज्ञापन सौंपा। समिति अध्यक्ष बलदेव दास के नेतृत्व में सभापति से मिले सदस्यों ने बताया कि छठ पूजा से पहले नगर परिषद की ओर से हर साल घाट की साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था करवाई जाती है। इस साल भी यह व्यवस्था नगर परिषद की ओर से करवाई जाए। इस पर सभापति ने आश्वस्त किया कि नगर परिषद की ओर से छठ पूजा को लेकर व्यवस्था बनाने में समिति का पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इस दौरान समिति के दिलखुश मंडल ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। इसको लेकर समिति की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। कोहला नहर में पानी की व्यवस्था को लेकर सिंचाई विभाग को लिखित में ज्ञापन सौंपा गया है। छठ पूजा टाउन में कोहला नहर पर होगी।
समिति एडवोकेट रिंकू मिश्रा ने बताया कि पूर्वांचल वासियों का यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इस त्योहार पर छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना की जाती है। छठ के त्योहार पर महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और सुहाग व संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। इस वर्ष छठ पूजा का त्योहार 8 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू होगा। इसके अगले दिन यानी 9 नवंबर को खरना और 10 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पूजा के अंत में 11 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन होगा। पूजा को लेकर आज हम सभापति से मिले हैं। छठ पूजा की तैयारियों को लेके सभापति से निवेदन किया गया है। उनको विज्ञापन दी गई है कि लाइट की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा होते हैं और लाइट की सफाई की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा होते हैं। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी नगर पालिका से अनुरोध किया गया है कि नगर पालिका की ओर से सहयोग लाइट की, टेंट की और अन्य व्यवस्थाएं जो मिलती है उनकी तैयारियां करें। श्री ओम मन्ना टाइगर फोर्स की बैठक शुक्रवार को टाउन में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल और जिलाध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया ने की। बैठक में समय समय पर टाइगर फोर्स की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में महाराणा प्रताप चौक बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस संबंध में नगर परिषद सभापति से मिलकर चौक के निर्माण की मांग करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस दौरान हनुमानगढ़, पीलीबंगा व रावतसर तहसील में संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल और जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह सिसोदिया की ओर से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यकारिणी में पारस पचार को रावतसर तहसील अध्यक्ष, अजय सिंह को जिला उपाध्यक्ष, जयदीप सिंह उर्फ जेपी को हनुमानगढ़ तहसील अध्यक्ष, जॉनी वालिया को गोरक्षक दल और डीपी बरोड़ को जिला संगठन मंत्री बनाया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सिसोदिया ने कहा कि संगठन का गठन समाज सेवी कार्यों के लिए किया गया है। जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी करवाई गई है। समय समय पर रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया गया है। भविष्य में भी 36 कौमों को साथ लेकर जरूरतमंद की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को हनुमानगढ़ में श्री ओम मन्ना टाइगर फोर्स के जिले भर के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बाद सफाई अभियान चलाया जाएगा। श्री ओम मन्ना टाइगर फोर्स की आज मीटिंग रखी गई, जिसमें कि हनुमानगढ़, पीलीबंगा और रावतसर के अंदर अपने ओम मन्ना टाइगर फोर्स की जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार किया गया। वह नए पदाधिकारी भी बनाए गए हैं, जिसके अंदर की रावतसर तहसील अध्यक्ष पारस पचार को बना के आगे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह हमारा संगठन सदैव समाज सेवी कार्यों को लेकर और 36 कौम के भाइयों को साथ लेकर आगे भी यह कार्य सदैव करता रहेगा। राजस्थान सहित हनुमानगढ़ जिले में भी डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इस समय सरकारी व निजी अस्पतालों में अधिकतर डेंगू व बुखार के मरीज भर्ती हैं। वर्तमान में डेंगू मरीजों की बात करें तो जिले में एसटीपी किट की किल्लत चल रही है, जिसको लेकर डेंगू के मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की परेशानियों को लेकर देखिए स्काई न्यूज की खास पेशकश। कोरोना महामारी से देश, दुनिया व प्रदेश उबरा नहीं कि डेंगू के डंक ने आम आदमी और प्रशासन को हलकान कर दिया है। हनुमानगढ़ जिले में डेंगू व बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास डेंगू से लड़ने के लिए पुख्ता प्रबंध नहीं है, लेकिन इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। अब तक कुल 21 मरीज सामने आए हैं, जिनमें 11 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं व अन्य मौसमी बीमारी से ग्रसित भर्ती मरीजों की संख्या 93 है। इस तरह जिला अस्पताल में कुल 104 मरीज भर्ती हैं। ऐसे ही कुछ मरीजों के परिजनों ने स्काई न्यूज के जरिए प्रशासन व सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। समस्या ये थी कि सर मैं डेंगू का पेशेंट था और डॉक्टर साहब ने एसडीपी लिख के दी थी और वहाँ पे एसडीपी की कोई व्यवस्था नहीं थी, मशीनें ख़राब थी, तो हमें ब्लड के लिए 4 डोनर ढूंढने पड़े। तो उसमें हमारे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से हमें को डोनर मिले। जहाँ हमारा एक एसडीपी से काम चल रहा वहाँ पे 4 डोनर और 5 डोनर ढूंढ के पकड़ के लाने पड़े। तो मरीज़ को काफ़ी परेशानी होती है। आज तो चलो मेरे साथ ये हुआ, कल को मेरे किसी और भाई बंधु के साथ इस प्रकार का व्यवहार। जब एसडीपी की ज़रूरत होती है तो एसडीपी होनी चाहिए। 4 दिन के बाद फिर दोबारा फिर मुझे वापस डोनर की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे फिर 5 डोनर फिर ढूंढने पड़े। एसडीपी ना होने की वजह से या मशीनें ख़राब होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे हॉस्पिटलों में। और में उनको डेंगू होगी, उनकी प्लेटें डाउन हो रही थी, उनकी 35,000 प्लेटें थी। जो हमने मंगलवार को एडमिट करवाया तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से बुधवार शाम को जाकर लिखा कि
SDP अब आप करवा सकते हो। तो जिसके कारण हमें एक SDP से काम चल रहा था, उन्होंने 4 डोनर लिख दिए ताकि हमारा वो चल रहा था। ये जो एक काम एक SDP से हो रहा था, उन्होंने 4 डोनर लिख दिए ताकि हमारे 4 डोनर ढूंढने मुश्किल हो रहे थे, जो कि धक्के से लिख दिए डॉक्टर साहब ने, जो कि हमारा ये काम चल रहा था। वहीं जब स्काई न्यूज ने इस मुद्दे पर पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पिछले लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू की SPD किट की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा विभाग को किट की आपूर्ति नहीं की जा रही, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि किट की किल्लत की वजह से मरीजों को परेशानी तो उठानी पड़ ही रही है, साथ ही जेब भी हल्की करनी पड़ रही है, क्योंकि जो मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें सरकार द्वारा 7,500 व जो मरीज गैर सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके लिए 9,500 रुपए हैं। जिला अस्पताल में SPD किट की कमी की वजह से मरीजों को बाहर से प्लेटलेट्स खरीदनी पड़ रही हैं, जिसका उन्हें 9,500 रुपया चुकाना पड़ रहा है। इस संबंध में परेशान मरीजों के परिजनों, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, निजी चिकित्सकों से खास बातचीत की गई। स्काई न्यूज की टीम सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंची और PMO व ब्लड बैंक MD पैथोलॉजी राजविंद्र कौर से बात की, तो उन्होंने SDP किट की कमी की बात तो स्वीकारी ही, साथ ही उनका कहना है कि SDP और RDP प्लेटलेट्स मरीज की कंडीशन के हिसाब से ही चढ़ते हैं। अगर किसी मरीज की कंडीशन अधिक खराब है और उसकी प्लेटलेट्स 10,000 से कम है तो ही उसको SDP चढ़ाई जाती है। अगर इससे ऊपर प्लेटलेट्स हैं तो उनको RDP चढ़ाई जा सकती है। इससे मरीजों को परेशान होने की जरूरत नहीं। वहीं हमने निजी चिकित्सक से भी बात की तो उनका कहना था कि मरीज की कंडीशन के हिसाब से वे SPD और RDP रिकमेंड करते हैं। SDP किट की डिमांड करी हुई है। SDP की भी किट शॉर्टेड है, नीदरलैंड से आती है, जिस कंपनी की FRSS लगी हुई है। तो क्योंकि यूज ज़्यादा होती है तो एक पेशेंट के एक ही यूज होती है, तो वो किट लगती है ज़्यादा। तो RDP होती है डोनर, SDP और वो डोनर, वो तो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों साहब। वो तो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर लिखा जाता है, डॉक्टर नहीं लिखते हैं, पेशेंट की कंडीशन पर लिखा जाता है। ये नहीं है कि पेशेंट को SDP लिखनी है या RDP लिखनी है, पेशेंट की कंडीशन देखनी है हमें। और दूसरा ये भी देखना है पेशेंट अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है। जैसे RDP है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट में, लेकिन जो SDP है उसकी किट इतनी महंगी आती है कि पेशेंट को गवर्नमेंट सेक्टर में 7500 की पड़ती है और अगर प्राइवेट लेके जाता है तो उसको 9,500 की पड़ रही है। तो हर पेशेंट इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए उसकी कंडीशन भी देखनी है, प्लस ये भी देखना है कि पेशेंट की कितनी इमरजेंसी है, उसके ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसके कोई और ऐसी प्रॉब्लम जिसमें अपने को इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत है, तो उसमें अपने बहुत ज़्यादा डोनर भी नहीं ले सकते, या कुछ ऐसा रेयर ग्रुप है जिसमें डोनर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में हम SDP करें। बाकी RDP है, कैंप लगा रहे हैं उससे कर रहे हैं, डोनर जो भी हैं आ रहे हैं उनसे RDP बन रही है। तो अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसकी कंडीशन ठीक है, तो उसको हम RDP दे रहे हैं, क्योंकि SDP किट की बहुत शॉर्टेज चल रही है, हर जगह किट खत्म हो चुकी है बहुत। अब वो कह रहे हैं कब आएगी नेक्स्ट, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे पास जो किट है उनको हमें बहुत सोच समझ के चलना है कि पेशेंट को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जा सके। ऐसा नहीं कि हम किसी को RDP और SDP में सिर्फ इस बेस पे दे दें कि बंदा कह रहा नहीं मेरे को तो SDP ही करवानी है, जैसा आजकल के आ रहे हैं, तो उसको देखना है कि उसकी कंडीशन कैसी है। SDP तभी देंगे जब इमरजेंसी होगी, पेशेंट की कंडीशन डिजायर करेगी कि हाँ वो अफोर्ड भी कर पा रहा है और उसके वास्तव में ज़रूरत भी है, उसको तब उस कंडीशन में SDP देंगे। वैसे तो खैर क्या है कि डेंगू के अंदर 80% 90% सेल्फ रिकवरी रहती है, और इसके अंदर जो प्लेटलेट्स होती है और उसके अंदर भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और 20,000 से नीचे अगर हो प्लेटलेट्स और ब्लीडिंग की कोई टेंडेंसी हो किसी के, तभी हमें यूजली प्लेटलेट्स की आवश्यकता रहती है। अदरवाइज पेशेंट जो है सेल्फ रिकवरी करते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती किसी तरीके की। निगरानी में रहे डॉक्टर की, पैनिक ना हो। RDP और SDP का है, SDP के अंदर प्लेटलेट्स वाइज जो है वो 10-20 हज़ार से लेकर 30,000 तक एक ही स्ट्रोक के अंदर हो सकते हैं। रैंडम के अंदर अनप्रिडिक्टेबल रेस्पॉन्स रहता है, तो जहाँ पर ब्लीडिंग की टेंडेंसी रहती है या पेशेंट सीरियस हो तो वहाँ पर यूजली हम SDP प्रेफर करते हैं ब्लीडिंग की टेंडेंसी के अंदर। SDP किट की किल्लत व मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि किट के लिए सरकार को लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक आपूर्ति नहीं हुई है। जैसे ही आपूर्ति होगी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। प्लेटलेट्स की बुखार के कारण और प्लेटलेट्स की कमी आ रही है पेशेंट्स में, तो 2 तरीके की प्लेटलेट्स होती हैं, SDP और RDP। तो SDP चूँकि सिंगल डोनर प्लेटलेट होती है और उससे क्या है एकदम से प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाती है,
और तो इसलिए एसडीपी की किट्स हैं वो डिमांड की हुई है और जल्दी जयपुर भी हमने बात कर ली है और जल्दी जिला स्तर पर हमारे एसडीपी की किट उपलब्ध हो जाएंगी, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट 20,000 से कम या जरूरी होने पर प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अनावश्यक प्लेटलेट्स भी नहीं लगाई जाए। वहीं शहर में फॉगिंग, छिड़काव व सफाई व्यवस्था को लेकर 4 नई फॉगिंग मशीनें भी मंगवाई गई हैं। अब कुल 6 फॉगिंग मशीनें हो गई हैं। हमने नगर परिषद के अधिकारियों व कुछ वार्ड वासियों से भी बात की, सुने क्या कहना है उनका। फॉगिंग का काम बढ़िया चल रहा है जी नगर परिषद के द्वारा और लगभग होती रहती है और आगे भी आश्वासन है कि कराते रहेंगे। ये मच्छर बहुत हो रहे हैं, 7-8 दिन पहले फॉगिंग मशीन द्वारा शाम के टाइम कर गए थे, उसके बाद दोबारा नहीं आए। अब काफ़ी मच्छर हो रहे हैं जो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में होते हैं और यह बीमारी का प्रकोप फैल रहा है। इसलिए थोड़ा सा मैं नगर पालिका से निवेदन करूँगा कि थोड़ा इस एरिया की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें। नगर परिषद में फॉगिंग का काम जो है, एक बार तो हम टाउन और जंक्शन के जितने भी वार्ड्स हैं सबको कवर करवा चुके हैं। अब हमने जो है 4 नई मशीनें खरीदी हैं और कुल मिलाकर के हमारे 7 मशीनें वर्किंग में हैं। तो हम एक बार पूरे जो ओपन एरियाज़ हैं उनको भी कवर कर चुके हैं। अब दोबारा हमारा राउंड चल रहा है जिसमें हम 10 वार्ड डेली के निकाल रहे हैं और सुबह और शाम दोनों कार्य में हम फॉगिंग करवा रहे हैं। अब कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कि 15 दिन तक जो है आप इसमें पूरा वो करें, तो 15 दिन तक हम लगातार रहेंगे, उसके बाद वार्ड वाइज कंटिन्यू रहेगा ये काम हमारा। वहीं अब आपको बताते हैं क्या है एसजीपी व आरडीपी किट, ये किस तरह काम करते हैं और क्या है डेंगू में प्लेटलेट्स की भूमिका। सभी जानते हैं कि इस समय डेंगू एक महामारी की तरह फैल रहा है, हर जगह पर ही बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो हमारे हनुमानगढ़ में भी इस समय बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जिसके चलते हर मरीज को प्लेटलेट की कमी हो रही है और इसमें हर मरीज के लिए आरडीपी लिखी जा रही है। एक आरडीपी जो जिससे कि हम होल ब्लड से आरडीपी बनाई जाती है, जिसमें बहुत कम मात्रा में लगभग 3 से 5 हज़ार के लगभग प्लेटलेट काउंट ही निकलते हैं और उसके लिए प्लेटलेट की भरपाई करने के लिए 6 से 7 रक्तदाताओं की आवश्यकता पड़ती है। ये काम मात्र एक एसडीपी से हो सकता है, जिस एक एसडीपी में 30,000 से 70,000 तक प्लेटलेट काउंट मिल जाते हैं। तो जहां एक यूनिट से काम चल सकता है या एक रक्तदाता से काम चल सकता है, वहां 6-6 रक्तदाताओं के लिए व्यवस्था करना आज बड़ी मुश्किल बात है। और वो भी कई बार नेगेटिव ग्रुप होते हैं, ए नेगेटिव, बेबी नेगेटिव, जिसके रक्तदाता अगर ढूंढें तो पूरे शहर में ही 10 रक्तदाता भी नहीं मिले। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि आरडीपी के लिए जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, वो व्यक्ति 3 महीने से पहले दोबारा ब्लड नहीं दे सकता, 28 दिन से पहले वो एसडीपी नहीं दे सकता। और जो बंदा एसडीपी डोनेट करता है वो बंदा 48 घंटे के बाद दोबारा फिर किसी की मदद कर सकता है। वो 1 साल में 24 लोगों की मदद कर सकता है, जबकि ब्लड डोनेट करने वाला 1 साल में 3 से 4 लोगों की मदद कर सकता है। तो इसलिए प्रशासन से यही निवेदन है कि अगर यहाँ पर सुनने में आ रहा है, ब्लड बैंक वाले बोल रहे हैं कि एसडीपी किटों की कमी चल रही है, कभी यहाँ पर मशीन ख़राब है, तो ये जो भी अव्यवस्थाएं हैं इनको उचित तरीके से बनाया जाए ताकि मरीजों को परेशानी नहीं हो। पहले ही बीमारी का बोझ शहर के ऊपर है, ऐसे में रक्तदाताओं की कमी हो जाएगी तो फिर कल को रक्तदाता कैसे मिलेंगे। जहां एक रक्तदाता की जरूरत थी वहां हर मरीज के लिए 6-6 रक्तदाता जाएंगे तो रक्तदान करने वाले ही नहीं बचेंगे, तो आने वाले मरीजों के लिए व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।